तो दोस्तों 16वीं शताब्दी का युग यानी कि मॉडर्न यूरोप के इतिहास की शुरुआत में जब यूरोप में एक महाशक्ति का जन्म हुआ यानी कि स्पेन का, यह उस समय यूरोप का महाशक्तिशाली साम्राज्य था। यूरोप की आंतरिक राजनीति में भी और साथ ही यूरोप के बाहर भी। वो लगातार यूरोप के बाहर भी अमेरिका के दोनों महाद्वीपों में अपनी कॉलोनियां स्थापित किए जा रहा था, साथ ही एशिया और अफ्रीका में भी। वो स्पेन ही था जिसने ऑटोमन एम्पायर जैसे शक्तिशाली मुस्लिम राज्य को साउथ से यूरोप में कभी घुसने नहीं दिया तथा 1492 में ग्रेनेडा पर हमला करके अरबों को पूरी तरह से यूरोप से बाहर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह साम्राज्य अपने आंतरिक समस्याओं के कारण और कमजोर होते गया। जो कॉलोनियां स्पेन ने यूरोप के बाहर स्थापित की थी बाद में वह उन्हें भी संभाल नहीं पाया। तो आइए जानते हैं स्पेन के इतिहास के बारे में। दोस्तों हम स्पेन के इतिहास की शुरुआत करेंगे 16वीं शताब्दी से। इससे पहले के इतिहास में कि अरब कैसे स्पेन तक पहुंचे थे उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे अगर आप कहोगे तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में स्पेन 4 भागों में बटा था, जिनमें कैस्टिल, एरागोन, नवारे और ग्रेनेडा शामिल थे। ये सभी अलग अलग राज्य थे। इनके एकीकरण की शुरुआत हुई 1469 में जब एरागोन के राजकुमार फर्डिनेंड और कैस्टिल की राजकुमारी इजाबेला की शादी हुई, जिसके बाद ये दोनों ही राज्य एक हो गए। और इनके एक होने के बाद सन 1492 में इन दोनों ही राज्यों की सेनाओं ने मिलकर ग्रेनेडा पर हमला किया और ग्रेनेडा सहित सारे यूरोप से अरबों को निकाल दिया। जिसके बाद इन्होंने 1512 में इन दोनों ही राज्यों की सेनाओं ने नेवारे पर भी हमला किया और उस पर भी कब्जा कर लिया, जो कि पहले फ्रांस के कब्जे में था। इस तरह से पूरे स्पेन का एकीकरण हो चुका था तथा स्पेन में हैब्सबर्ग राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। हालांकि इजाबेला कट्टर रोमन कैथोलिक थी, जिसके कारण 1502 तक सारे स्पेन से मुस्लिमों का सफाया हो गया था। साथ ही जो यहूदी स्पेन में रह रहे थे उन्हें भी स्पेन छोड़कर भागना पड़ा था। दोस्तों फर्डिनेंड व इजाबेला की 3 लड़कियां थी, जिनमें से सबसे बड़ी राजकुमारी की शादी उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फिलिप से की, जिनके पिता मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया के सम्राट थे और वो भी हैब्सबर्ग राजवंश से ही थे। और इनकी पत्नी नीदरलैंड की उत्तराधिकारी थी। जब चार्ल्स फिफ्थ का जन्म हुआ, जो कि फिलिप का बेटा था, तो उसे नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया व स्पेन की सारी सत्ता विरासत में मिल गई थी, क्योंकि नीदरलैंड में उसकी दादी थी, ऑस्ट्रिया में उसका दादा था, कैस्टिल व एरागोन में उसके नाना नानी थे। तो इस तरह से 1519 तक चार्ल्स फिफ्थ ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्पेन का संयुक्त राजा बन चुका था। ये सब रिश्तेदारी का ही कमाल था। बाकी इजाबेला की 2 बेटियां और थी, जिनमें से एक का विवाह पुर्तगाल के राजकुमार के साथ करा दिया गया, जिससे पुर्तगाल व स्पेन के बीच शांति स्थापित हो गई तथा तीसरी बेटी की शादी वेल्स के राजकुमार के साथ करा दी, जो कि बाद में इंग्लैंड का सम्राट भी बना। तो इस तरह से स्पेन का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा तथा चार्ल्स फिफ्थ को 1520 में पवित्र रोमन सम्राट के रूप में मान्यता भी दी गई। चार्ल्स फिफ्थ के समय में स्पेन एक ताकतवर साम्राज्य था। पूरे यूरोप में फ्रांस को छोड़कर उसका कोई भी विरोधी राज्य नहीं था। चार्ल्स एक कट्टर रोमन कैथोलिक धर्म को मानता था। उसने बाकी प्रोटेस्टेंट के खिलाफ दमनकारी नीतियां भी चलाई, जिसमें उसने नीदरलैंड के लोगों के खिलाफ तथा जर्मन राज्यों के लोगों के खिलाफ भी आक्रामक नीतियां अपनाई। उसने अपनी कोलोनाइजेशन नीति के तहत मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वेनेजुएला, पेरू, बोलीविया, चिली, न्यू ग्रेनेडा में अपनी स्पेनिश कॉलोनियों को स्थापित किया। और कोलोनाइजेशन के मामले में उस समय स्पेन सबसे आगे था, लेकिन फ्रांस के साथ उसकी दुश्मनी बढ़ने लगी, क्योंकि इससे पहले चार्ल्स के पिता ने नवारी राज्य पर कब्जा किया था और उसे स्पेन में मिला लिया था, जो कि फ्रांस के कब्जे में था, जिससे फ्रांस स्पेन का दुश्मन बन गया। साथ ही पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट का चुनाव होता था, जिसमें चार्ल्स ने हर बार फ्रांस के सम्राट को हराया। इससे फ्रांस के सम्राट को जलन भी होने लगी थी। साथ ही चार्ल्स का साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसने चारों ओर से फ्रांस को घेरे रखा था। साथ ही बर्गंडी राज्य को लेकर भी फ्रांस और स्पेन के बीच तनातनी चल रही थी। वो सबसे बड़ा कारण था इन दोनों ही देशों की दुश्मनी का, वो था इटली के राज्य, क्योंकि इटली उस समय अलग अलग राज्यों में विभाजित था तथा फ्रांस और स्पेन दोनों ही नेपल्स व सिसिली पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके कारण 1522 में इनके बीच युद्ध भी शुरू हुआ। सारा यूरोप उस समय चार्ल्स के साथ था, क्योंकि हेनरी 8 उस समय इंग्लैंड का राजा था, जो कि चार्ल्स के मौसाजी थे। साथ ही रोम में भी पोप ने चार्ल्स का साथ दिया, जिसके कारण इनकी संयुक्त सेनाओं ने फ्रांस को इटली से निकाल दिया। लेकिन मौसाजी का दिमाग एंड टाइम पर बदल गया, क्योंकि मौसाजी यानी कि हेनरी 8 जो कि इंग्लैंड का राजा था, उसे लगा कि ऐसे में तो चार्ल्स और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिसके कारण मौसाजी पीछे हट गए। और अब बदली हुई राजनीति का फायदा उठाकर फ्रांस ने 1524 में मिलान पर कब्जा कर लिया।
तथा नेपल्स पर भी कब्जे के लिए अपनी सेनाएं भेजी। लेकिन स्पेन ने फ्रांस की सेनाओं को हरा दिया तथा फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट को बंदी बना लिया गया। हालांकि चार्ल्स ने उन्हें बाद में छोड़ दिया और फ्रांस के साथ मैड्रिड की ट्रीटी साइन की, जिसके अनुसार बरगांडी व नीदरलैंड से फ्रांस दूर रहेगा। इटली से भी फ्रांस को निकाल दिया गया। साथ ही अपनी विधवा बहन की शादी फ्रांसीसी फर्स्ट के साथ होनी थी इस ट्रीटी के अनुसार, और ये सभी शर्त 6 सप्ताह के अंदर लागू होनी चाहिए थी। लेकिन आज़ाद होते ही फ्रांस का राजा अपनी बात से पलट गया तथा स्पेन के खिलाफ वेनिस, मिलान तथा पोप के साथ एक गठबंधन बनाया। लेकिन ये गठबंधन स्पेन का सामना नहीं कर पाया तथा स्पेन की सेनाओं ने रोम को 6 महीनों तक लूटा, जिसके बाद फ्रांस को भी स्पेन के साथ फिर से युद्ध खत्म करना पड़ा तथा फ्रांस व स्पेन के बीच 1529 में क्रेम्ब्रे की ट्रीटी साइन की गई, जिसकी शर्तें वही सब पुरानी ही थी, जिसके तहत चार्ल्स की विधवा बहन की शादी फ्रांसीसी फर्स्ट के साथ होनी थी। हालांकि बरगंडी का राज्य फ्रांस को दे दिया गया तथा पूरे इटली पर स्पेन का अधिकार हो गया। पोप ने भी इसे मान्यता दे दी। हालांकि फ्रांस सीधे बैठने वाला नहीं था। उसने फिर से 1536 में युद्ध शुरू कर दिया, जो कि 2 सालों तक चला, जिसके बाद 1542 में फिर से इनके बीच युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान बाकी यूरोपीय देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। इसी समय पूर्व में ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्क भी काफी पावरफुल होते जा रहे थे। साथ ही फ्रांस ने भी स्पेन के खिलाफ तुर्कों से बातचीत शुरू कर दी थी और इसी युद्ध का ही फायदा उठाकर तुर्कों ने हंगरी के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण चार्ल्स ने 1547 में हंगरी पर तुर्कों के अधिकार को मान्यता भी दी और यहाँ से यूरोप में एक नया खतरा मंडराने लगा था, वो था तुर्कों का। और रोमन साम्राज्य का सम्राट होने के नाते तुर्कों को रोकने की सारी जिम्मेदारी चार्ल्स की ही थी। उस समय ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे सुलेमान और उन्हीं के सरदार खैरुद्दीन बारबरोसा ने भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी के तटों को लूटना शुरू कर दिया था तथा अल्जीरिया व ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 1535 में चार्ल्स ने अपना एक समुद्री बेड़ा भेजकर ट्यूनीशिया को फिर से अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन अल्जीरिया पर वो अधिकार नहीं कर पाया। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड की नीतियां भी अब स्पेन को लेकर बदलने लगी थी, क्योंकि मोसाजी यानी कि हेनरी 8 ने मोसी को तलाक दे दिया था, जिसके कारण स्पेन और इंग्लैंड के बीच तनातनी शुरू हो गई। क्योंकि चार्ल्स का प्रभाव था पोप पर, जिसके कारण पोप ने इस तलाक को मान्यता नहीं दी। हालांकि मोसाजी 1553 तक चल बसे, जिसके बाद उनकी पुत्री मेरी ट्यूडर इंग्लैंड की नई रानी बनी, जिसकी शादी चार्ल्स के बेटे फिलिप सेकंड के साथ हो गई तथा फिर से इंग्लैंड व स्पेन के बीच संबंध ठीक हो गए। चार्ल्स फिफ्थ असल मायनों में था तो एक राजा ही, जिसने प्रोटेस्टेंट धर्म के खिलाफ कई सारे कड़े नियम बनाए थे, साथ ही न्यायालयों की स्थापना भी की थी। लेकिन जब स्पेन व फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था तो उसी समय का फायदा उठाते हुए नीदरलैंड व जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट का काफी प्रचार व प्रसार हुआ। वो जर्मन राज्यों ने तो स्पेन के खिलाफ फ्रांस की मदद भी मांगी थी, जिसके कारण अब नीदरलैंड व जर्मन राज्यों में विद्रोह शुरू हो गए थे। उसी दौरान 1547 में फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस फर्स्ट की मौत हो चुकी थी तथा उनका पुत्र हेनरी सेकंड फ्रांस का नया सम्राट बना, जिसने स्पेन को एक दुश्मन की नज़र से ही देखा तथा जर्मन राज्यों का पूरा साथ दिया स्पेन के खिलाफ। तथा 1555 और 1556 में चार्ल्स ने सम्राट के पद से इस्तीफा दे दिया और संन्यास की घोषणा कर दी, जिसके बाद 1558 में उनका युग समाप्त हो गया उनकी मौत के साथ। उसने अपनी मौत से पहले ही अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। उसने अपने छोटे भाई फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया तथा रोमन साम्राज्य का सम्राट बना दिया तथा स्पेन, नीदरलैंड, सिसिली व नेपल्स का राज्य अपने बेटे फिलिप सेकंड को सौंप दिया। फिलिप सेकंड भी अपने पिता की ही तरह एक कट्टर कैथोलिक ही था। वो प्रोटेस्टेंट धर्म को जड़ से उखाड़ना चाहता था, इसलिए उसके शासनकाल के दौरान नीदरलैंड में काफ़ी विद्रोह भी हुए। हालांकि स्पेन के नज़रिए से वो एक महान शासक के रूप में उभरा था और आप यह भी कह सकते हो कि वो ही स्पेन का एक आखिरी शक्तिशाली राजा था। लेकिन उसके शासनकाल के दौरान ही उसे अपने ही कई सारे विद्रोहियों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उसका ज़्यादातर समय विद्रोहों को दबाने व बाकी साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़ने में चला गया, जिसके कारण स्पेन की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होने लगी। उस समय स्पेन में मूर्स व यहूदी लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और ये लोग व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी विकसित थे। लेकिन अपनी कैथोलिक कट्टरता के कारण इसने कई कड़े कानून बनाए इन लोगों के खिलाफ, जिसके कारण ये लोग स्पेन से जाने लगे तथा स्पेन की व्यापारिक व्यवस्था को काफ़ी धक्का भी लगा। और अब तक फ्रांस का नया राजा हेनरी सेकंड पोप के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित कर चुका था तथा नीदरलैंड व बाकी इटली के राज्यों के साथ मिलकर उसने स्पेन के खिलाफ फिर से युद्ध भी शुरू किया। लेकिन इस बार भी फ्रांस हार गया, जिसके बाद फ्रांस में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ 1559 में,
जिसमें स्पेन ने कैथोलिक लोगों का साथ दिया तथा 1589 में सम्राट हेनरी III की हत्या कर दी गई और हेनरी IV फ्रांस का नया सम्राट बना, जो कि एक कुशल राजा सिद्ध हुआ तथा फिर से फ्रांस व स्पेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अब की बार स्पेन यह युद्ध हार गया तथा सन 1598 को इनके बीच बारबे की ट्रीटी साइन की गई। वहीं अब तक इंग्लैंड की नीतियां भी स्पेन को लेकर काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि मेरी ट्यूडर की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बनी थी, जो कि प्रोटेस्टेंट के साथ थी, साथ ही कट्टर कैथोलिक के खिलाफ भी थी, जिसके कारण स्पेन व इंग्लैंड के बीच तनातनी शुरू हो गई। महारानी एलिजाबेथ स्पेन के साम्राज्य से जलती भी थी, जिसके जवाब में फिलिप ने 1587 में इंग्लैंड के खिलाफ एक समुद्री बेड़ा भी तैयार किया, जिसे स्पेनिश आर्मांडा कहा गया है। फिलिप इस बेड़े की सहायता से इंग्लैंड को हराना चाहता था, लेकिन अपनी तैयारियों के बीच ही इंग्लैंड की नेवी ने इस बेड़े को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी दौरान तुर्क भी अब शक्तिशाली होते जा रहे थे। 1566 में सुल्तान सुलेमान की मृत्यु के बाद सलीम II नया सुल्तान बना तथा उसने 1570 में साइप्रस पर हमला किया तथा वहां के लोगों का भीषण नरसंहार भी किया। अब पूरे भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में केवल माल्टा और क्रीट द्वीप ही बचे थे जिन पर ईसाइयों का शासन था, जिसके कारण यूरोपीय व्यापारिक जहाज़ों को लूटना अब आम बात हो गई थी। जिसके जवाब में फिलिप ने 7 अक्टूबर 1571 को अपनी जल सेना भेजी तथा ऑटोमन नेवी व स्पेनिश नेवी के बीच एक भयंकर युद्ध भी शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेनिश नेवी ने ऑटोमन नेवी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा ऑटोमन एम्पायर को यहां से कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन फिलिप II की मृत्यु के बाद स्पेन का पतन भी शुरू हो चुका था। फिलिप के बाद ऐसा कोई भी मजबूत राजा नहीं आया जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड व फ्रांस दोनों ही स्पेनिश साम्राज्य से लगातार जलते रहे थे तथा उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने इसे फिर से कमज़ोर करना शुरू कर दिया। फिलिप II की मृत्यु के बाद फिलिप III नया सम्राट बना, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही सम्राट था। उसके नाम से भ्रष्ट मंत्रियों ने ही शासन किया, जिसके कारण स्पेन के लोग ही अपने राजा से नाखुश रहने लगे। जिसके बाद फिलिप IV नया सम्राट बना, जिसके शासन के दौरान ही स्पेन को 30 वर्षीय युद्ध का सामना करना पड़ा तथा स्पेन का आखिरी हैब्सबर्ग सम्राट था चार्ल्स II, जिन्होंने 1665 से लेकर 1700 तक शासन किया, लेकिन वो भी एक कमजोर राजा ही सिद्ध हुआ। दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कमजोर राजतंत्र के कारण ही स्पेन का पतन हुआ हो। स्पेन के पतन में चार्ल्स V व फिलिप II भी उतने ही उत्तरदायी थे, क्योंकि ये भले ही एक महान राजा और एक अच्छे योद्धा रहे हों, लेकिन इनकी नीतियां बहुत ही खराब रही। इनकी कट्टरवादी कैथोलिक सोच के कारण ही कई दूसरे धर्म के लोग स्पेन छोड़ने लगे थे, जिनमें यहूदी व मूरो प्रमुख थे, और ये लोग व्यापार में काफी निपुण थे, जो कि स्पेन की आर्थिक स्थिति में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। फिलिप II की मृत्यु के बाद स्पेन कमजोर और कमजोर होता गया। आने वाले समय में उससे उसकी कॉलोनियां भी छीन ली गई थी तथा यूरोप में उसका स्थान अब दूसरी शक्तियां ले चुकी थी। ये 17वीं शताब्दी स्पेन के लिए एक बुरी तरह से विनाशकारी साबित हुई। अब यूरोप की राजनीति में स्पेन की भागीदारी बस एक थर्ड क्लास देश के रूप में थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है कि क्या करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।